हेलो फ्रेंड्स, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 5 में आपका वेलकम है। तो पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा कि कोई वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, अनबैलेंस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, किसी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने दो मेथड देखे थे, हीट एंड ट्रायल मेथड और एक मैथमेटिकल, जिसमें हम इक्वेशन बना के हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिससे हमें कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिलती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है। उसको फिर हम रिएक्शन में जितने भी एटम या सिंबल होते हैं उसके आगे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और ये जो हमारा इक्वेशन को बैलेंस करने का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो किस पे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम करना क्या चाहते हैं, किसी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस बेस पे करना चाहते हैं, हम लोग बस और बस क्या करना चाहते हैं, उनके मास को इक्वेट करना चाहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही आपका मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, और ये काम करते वक्त हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ एटम्स है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, उसको इक्वेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। और ये काम करते वक्त आपको ये हमेशा याद रखना है, आपको केमिकल फार्मूला चेंज नहीं कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि दोबारा से रिवीजन हो जाए। H2+O2 है और H2O है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे दो। चलिए, हाइड्रोजन का दो एटम इधर है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो एटम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं हमें लोगों को। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक एटम है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया तो आपको हाँ यहाँ पे तो ऑक्सीजन के भी दो हो गया बैलेंस। तो ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपने ये काम करते ही वाटर से आपने इसको किस में चेंज कर दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। आपको मैंने बताया था H2O2 किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लिख देता हूँ दोबारा से, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस किया इस चीज़ को विदाउट चेंजिंग द केमिकल फार्मूला। ठीक है, चाहे वो रिएक्टेंट में करो चाहे प्रोडक्ट में, किसी में चेंज आपको नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, चलिए मैं दोबारा से उसको कर लेते हैं, H2+O2। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई नंबर लगाना है, यहाँ पे कोई नंबर लगाना है, यहाँ पे कोई नंबर लगाना है। और इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसमें आप चेंज कर सकते हो इस इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो क्या होता है, और यहाँ 2 लगा देता हूँ तो हो जाता है बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एटम हो जाएंगे, 2 × 2। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ तो क्या होता है, 1 × 2 2। और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन के लिए ये काम होगा और ऑक्सीजन के लिए ये काम होगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपने 2 लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने एटम है, यहाँ पर 2, H के आगे नीचे लगा हुआ है 2, तो इसका मतलब है 2 एटम है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन के 4 एटम आपको रिएक्टेंट में दिख रहे हैं, ये पूरा आपका रिएक्टेंट होता है और ये आपका पूरा प्रोडक्ट होता है। तो ये 4 एटम हो गए। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके 4 एटम हाइड्रोजन के दिखते हैं, ये वाले। अच्छा, फिर ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ये वाला, और ये इससे इंटू किया हुआ है 2 से, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन के एटम है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन। तो ये तो हुआ हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा था कैसे इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो मेन आपका यही आइडिया रहेगा कि जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रहेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में जितने हैं ना, उतने ही आपके किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए हम लोगों ने बाकायदा इक्वेशन भी बनाया था और फिर इसको सॉल्व करके आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना होता है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों को करने थे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसके बेस पे हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को 2-3 चीज़ें हमारी रहती हैं, एक बार उसको थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। देखिए हम लोगों ने बैलेंस किया इक्वेशन लिखना भी हम लोगों को आ गया सिंबल के फॉर्म में। किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखना हम लोगों को आ गया। कैसे करते थे, आप सिंबल वगैरह का यूज़ करते थे, एटम
के सिंबल का यूज़ करते थे, मोलिकुलर फार्मूला यूज़ करते थे, ठीक है, किसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बनाने के लिए। और इतना तो हो गया, लेकिन इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी कि भैया हीट निकल रही है तो हीट वाली बात भी लिख देते हैं, वो किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है ये भी लिख देते हैं, या फिर जितने भी आपके प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हैं उनकी स्टेट्स क्या हैं, वो किस किस स्टेट में, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इंडिकेट करते हैं। तो वो जो इक्वेशन हो जाती है वो आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रीड करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगी बात। ओके, देखिए, द इक्वेशन विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज़ नॉन एज मोर इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन गिविंग इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। तो 3 तरीके से, मतलब यहाँ पे ये दे रखा है, इक्वेशन विच गिव मोर इन्फॉर्मेशन, जो इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में तो उसे क्या बोलते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव या फिर इन्फॉर्मेशन देने वाला इक्वेशन, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहा है, तो हम इन 3 तरीक़ों से हम किसी भी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट शो कर दीजिए आप, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, क्या इसमें हीट चेंज हो रहा है, ठीक है, और बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मान लीजिए लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, स्टीम की प्रेजेंस में हो रहा है, समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है या किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी इंडिकेट कर दें तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा वो इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं बाय वन, मतलब एक के बाद एक, ठीक है, बाय वन बोल रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं, वी विल डिस्कस दिस 3 पॉइंट इन डिटेल वन बाय वन, ठीक है। तो देखते हैं क्या, पहला देखते हैं, द इंडिकेटिंग टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए इक्वेशन देयर कैन बी 4 फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने पहले बताया था, आप जब स्टेट शो करते हो तो आपके पास 4 आपके पास पैरामीटर हैं कि या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसीय स्टेट होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 4 आपके पास स्टेट हो जाती हैं, ठीक है। अब इनका सिंबल क्या है, अगर सॉलिड है तो स्मॉल एस लिखोगे, इसके लिए स्मॉल लेटर में एल, और ये वाला एक्वस ए क्यों लिख दोगे। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या आता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन मेड इन वाटर, कोई भी सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल मैंने नमक का सॉल्यूशन बनाया, तो नमक जो है आपका पानी में है, तो NaCl आपका मान लीजिए सॉलिड है, लेकिन इसको मैं पानी में मिलाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, NaClAQ, बताइए समझ में। NaCl आपके पास अगर सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने पानी में मिला दिया, तो अगर ये पानी में है NaCl तो ये सॉल्यूशन हो गया, तो मैं इसके लिए ऐसे लिखूंगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ AQ। तो देखिए सॉलिड से AQ हो गया, तो ये सॉल्यूशन जो बनाया हम लोगों ने ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो पानी में ये जो सॉल्यूशन बना है NaCl का, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, AQ। तो वही बात बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन मेड इन वाटर, सॉल्यूशन को आपने वाटर में, मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, इसको आपने पानी में डाल दिया, तो पानी में जब H2SO4 है तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, AQ। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, ओके। और गैस स्टेट को G से शो करेंगे, ओके। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर शोन बाय पुटिंग द अबव दैट सिंबल जस्ट देयर सिंबल और फार्मूला इन इक्वेशन। तो बस यही बोल रहा है कि मान लीजिए NaCl लिखा, अगर इसका स्टेट दिखाना तो आपको जो भी लिखना है, गैस, सॉलिड, एक्वस, जो भी लिखना है उसके नीचे ही बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है तो इस तरीके से लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। मान लीजिए सॉलिड लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा तरीका हो जाएगा, उसके नीचे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इनके, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देख रखे हैं, बस उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है और कुछ नहीं है। तो जिंक मेटल लिया, देखो मेटल बोला तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए। जैसे बोला जिंक मेटल, तो जिंक मेटल, जिंक आयन बोलेगा तो कुछ और करना है, जिंक मेटल बोला तो ये हो गया, ठीक है, Zn सॉलिड, तो यहाँ पे सीधा सॉलिड लिखोगे ऐसे के, तो ठीक है। जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो मैंने बताया था डाइल्यूट का मतलब क्या बताया था कि भैया बहुत सारा पानी है, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा
H2SO4 डाला हुआ तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। कम सा डाला है, बिल्कुल कम डाला है यहाँ पे H2SO4, तो ये जगह डाइल्यूट थे। लेकिन ये H2SO4 किस में आपका पानी में है, तो ये सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हो गया। और सॉल्यूशन किस में बनाया गया आपका, वाटर में बनाया गया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसलिए आप में जब प्लस करोगे H2SO4 तो इसके नीचे क्या लिखोगे आप, AQ। बात आ रही समझ में, AQ, ओके। तो आपने ये काम कर लिया। अब जब H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा जिंक मेटल से तो आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और ये आपका H2। अब देखिए जिंक सल्फेट एक तरह का सॉल्ट है और ये भी पानी में सॉल्युबल है, तो ये क्या नाम है, सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये भी एक सॉल्यूशन था, ये रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट आपके पास ये है, रिएक्टेंट से क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में ये जिंक सल्फेट जो बना है ये पानी में ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्वस लिखा है इसका मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका मतलब ये घुल चुका है, मतलब सॉल्युबल है ना। नीचे नहीं पीपीटी की फॉर्म में बैठा हुआ, जैसे मट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है, ये काम नहीं हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन है, जैसे नमक को पानी में मिलाते हो तो बिल्कुल घुल जाता है, ये तो नहीं नमक नीचे बैठ जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नीचे तो नहीं बैठता है। वैसे ही इस रिएक्शन में भी ये जो जिंक सल्फेट जो बनता है वो आपका पानी में ऐसे घुल जाता है, तो सॉल्यूशन मेड इन वाटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्वस हो जाएगा। बात आ रही है समझ। H2SO4 आपका देखिए, मान लीजिए बीकर है और ये मेरा ZnSO4 बन गया, H2SO4 ये और ये मिलाने के बाद ये मेरा बन गया। अब देखिए होता है क्या कि जिंक सल्फेट अगर लिखा तो इस पर तो +2 होगा ना, और सल्फेट पे कितना होता है 2- होता है। तो अब देखिए ये आपके आयंस हैं, क्या ये आयंस है, ये एनायन है और ये आपका कैटायन है। अब देखिए सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इसको बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने बोला कि जिंक सल्फेट आपका पानी में है तो वो इस तरीके से टूट जाता है, सल्फेट तो है, हम बोलेंगे कि सल्फेट है लेकिन वो पानी में तो इस तरीके से टूट जाएगा। अब होता क्या है कि देखिए आपको ये पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। अगर वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ये बात पता है तो आप ये समझ जाएंगे कि पोलैरिटी का मतलब क्या होता है। पोलैरिटी का मतलब कि मान लीजिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे डिफरेंट आपकी चीज़ें हैं, मतलब जिसके नॉर्थ पोल बोलते हैं और उसका उल्टा क्या होता है साउथ पोल। वैसे वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब उसमें चार्जेज हैं। चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि उसमें पोलैरिटी है और वो पोलैरिटी किस बेस का है, चार्ज के बेस का है, कि एक तरफ नेगेटिव होता है एक तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर बात नहीं समझ में आए तो फिलहाल बस ये समझिए कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, वाटर के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि वाटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो एंड होते हैं, ठीक है। तो जब जिंक को हम लोग पानी में डालते हैं तो जो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो बेसिक होता है ना कि मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे, और पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर नेगेटिव है तो दूर दूर भागेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर एक आपका कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट मतलब इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में एक एंड ये होगा एक एंड ये होगा, और ये एंड पॉजिटिव होता है ये एंड नेगेटिव होता है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉजिटिव मान लो ये नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो वाटर को हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ओके। तो इसका क्या मतलब इससे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये करना है कि जब आप वाटर, अगर ऐसे आपने शो किया कि वाटर में पोलैरिटी होता है, हर एक मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव साइड होता है एक पॉजिटिव साइड होता है। अगर आपने जिंक सल्फेट अगर उसमें मिलाया हुआ या फिर अपने आप बन गया है, ये जिंक और H2SO4 डालने के बाद आपका ये बना है, तो ये जो जिंक होता है वो सराउंडेड हो जाता है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। कैसे, इस तरीके से,
अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा। नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ, और पॉजिटिव वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये इसकी पोलैरिटी को शो करने का तरीका अभी बताता हूँ, दोबारा से क्लियर करता हूँ चीज़ों को, पहले लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका जिंक एक आयन था, कैटायन जो है बेसिकली, और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट मतलब एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, एक पोलैरिटी होती है इसमें। अब पोलैरिटी होती है, जब जिंक आयन बनता है तो क्या होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वाटर का, वो पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ सराउंड हो जाता है, मतलब इस तरीके से घेर लेते हैं, और नेगेटिव वाला पार्ट बाहर रहता है। ठीक है, इस तरीके से। और सल्फेट के साथ क्या होता है, ये तो हुआ जिंक के साथ, है ना। हमारे पास दो आयन है, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन कौन, जिंक +2, और कैटायन कौन, जिंक +2, और एनायन कौन सा, सल्फेट आयन, सल्फेट एनायन, है ना। तो ये तो काम होता है किसके साथ, जिंक के साथ। अब देखिए, जिस चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम क्या देते हैं कि वो सॉल्युबल है वाटर में, मतलब वाटर ने इसको घेर लिया। घेरने के बाद इसको मतलब अलग अलग कर लेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से आपने जिंक सल्फेट डाला, सीधा डायरेक्ट डाला, जिंक सल्फेट ही डाला, आप लोगों ने ये वाला काम नहीं किया, सीधा जिंक सल्फेट एक सॉल्ट डाला। तो जिंक सल्फेट जब सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो उसके साथ जो मैंने अभी भी डायग्राम बनाया था, मान लीजिए जिंक आयन है, तो इसके चारों तरफ कौन घेर लेता है, वाटर घेर लेता है इस तरीके से। ठीक है, और वाटर का कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट कब घेरेगा, जब आपका जिंक क्या है, एक तरह का कैटायन है, तो कैटायन को नेगेटिव वाला पार्ट घेरता है। और अगर सल्फेट है, मान लीजिए सल्फेट है, तो इसको कौन घेरेगा, वाटर ही घेरेगा, लेकिन कौन सा पार्ट घेरेगा, इसको घेरेगा पॉजिटिव वाला पार्ट, है ना। अगर वाटर का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर सल्फेट बोला मैंने, ऐसे सल्फेट बोला, ये एक आयन है, ये घूमता रहेगा वाटर में, तो वाटर में ऐसे नहीं घूमेगा, इसको कौन घेर लेगा, वाटर घेर लेगा। वाटर का कौन सा पार्ट घेरेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि वाटर में क्या होती है, पोलैरिटी होती है। बात है इसमें। तो ये जो काम होता है ना, इसी से वो सॉल्युबल हो जाता है। अगर ये काम नहीं होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। जब ये आपस में इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, आपस में कहेंगे नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं करेंगे, तो ये तो अलग रूठ जाएगा और नीचे आके बैठ जाएगा, बीकर में नीचे आके बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जिंक सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जिंक और सल्फेट आयन, मतलब जिंक आयन और सल्फेट जो एनायन है वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद इनको अलग अलग वाटर के जो पोलैरिटी वाले एंड है वो घेर लेते हैं। तो ये जो घेरने वाला जो काम होता है ना, इसे ही बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। बात आ रही समझे। तभी कहते हैं कि वाटर में सल्फेट या फिर जिंक आयन जो भी है ये आपका सॉल्युबल है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आपका सॉल्युबल है। बात आ रही समझ में। अब आपने ये भी सुना होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, अब सल्फेट जो है वो भी एक क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है। और वाटर आपका कैसा मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी वाला, पोलैरिटी है उसमें, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड है। तो ये जो लाइक मॉलिक्यूल, मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये वाली एक लाइन आपने सुनी होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो जैसा है उसी में घुलेगा। ठीक है, तो इसमें चार्ज है और वाटर में भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें घुल जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो लाइक डिजॉल्व लाइक ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ आपका सॉल्युबल है और ये चीज़ आपका सॉल्युबल नहीं है, कोई चीज़ आपका सॉल्युबल नहीं है। तो दोबारा से मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि जिंक मेटल अगर लिखा हो तो जिंक ऐसे लिखोगे आप, सॉलिड लिखोगे उसके आगे, क्यों है, ठीक है। अगर आपके पास H2SO4 डाइल्यूट बोला है तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि वाटर में है। ठीक है, तो ये आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया। अगर जिंक और H2SO4 लिखे तो हमें पता ही नहीं चलता। जिंक मान लो सॉलिड में ले लिया और H2SO4 लिक्विड की फॉर्म में आपने ले रखा है, तो इससे समझ नहीं आता ना कि लिक्विड बोला तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, वाटर H2SO4 ही है। बात आ रही समझ में। तो वो तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, हमें क्या लेना है, हमें तो डाइल्यूट लेना है। ठीक है, इतना स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक ही बार समझनी है। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में फिर
कन्फ्यूज़न क्रिएट हो यार AQ क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। अगर मैं यहाँ लिक्विड लिख देता तो उसका क्या मतलब हो जाता था, अगर यहाँ पे लिक्विड लिख देता तो उसका मतलब ये हो जाता है कि भैया H2SO4 ही है, उसमें कोई वाटर नहीं है, बिल्कुल H2SO4 प्योर H2SO4, ठीक है, बिल्कुल प्योर H2SO4 है और कोई एलिमेंट है ही नहीं और कोई मॉलिक्यूल या फिर कुछ भी है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो वो काम तो हम लोग करते नहीं है, अगर ये काम करोगे तो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें और हार्मफुल भी रहेगा क्योंकि हम लोग इसको हैंडल करना भी आसान नहीं रहेगा, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है H2SO4 को, ठीक है, बिल्कुल सावधानी से करना पड़ता है। लेकिन हमारे लैब में एक्वस होता है तो थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तेजाब बोलते हैं ना हिंदी में, तेजाब, ये वही तेजाब की तरह काम करेगा। ओके, तो दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ ना कि रिवीजन हो जाए। ओके, तो जिंक मेटल बोला तो जैसे सॉलिड बोलना है आपको, जैसे ये बोला डाइल्यूट H2SO4 तो आपको AQ लगाना है। ओके, जो ये बन गया आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कुछ रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद ये बना आपका प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है ये, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ये ख़त्म, ये गायब। अब हमारे पास क्या बना है, जिंक सल्फेट और H2SO4, सॉरी जिंक सल्फेट और H2 गैस, H2 गैस तो ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोगों ने बोला था एक पॉप साउंड निकलती है, ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब से अगर निकलता है ऐसे करके बबल तो इसको फोड़ते हैं, किससे फोड़ोगे, कोई हॉट आयरन रॉड लोगे, क्या नाम, पतली सी, अगर इसको ऐसे लगाओगे तो फूट जाएगा, ठीक है। फूटने के बाद क्या होगा, आवाज़ आएगी पॉप साउंड की, ठीक है। ओके, ये तो उड़ गया, आपको पता है ये उड़ गया तो क्या होगा, H2 गैस के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए, ये जो था आपका जिंक सल्फेट, इसको मैंने बोला कि ये सॉल्युबल है तो एक सॉल्यूशन बनाएगा वाटर के साथ, ठीक है। तो बस तो समझ जाओ कि ये अभी मैंने बताया कि ये किस तरीके से सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी का मतलब भी समझ में आया होगा कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें आप चीज़ें घोलते हो, जिसमें आप चीज़ें मिलाते हो, और जिसको मिलाते हो उसे बोलते हैं सोल्यूट। जो कम अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं सोल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हो, सॉल्वेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ कर लिया क्या, वाटर इज़ ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट होता है। इसमें पोलर मॉलिक्यूल ही क्या नाम है, घुल सकती है, बात है इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं घुल पाती हैं। अब आप सोचोगे यार पोलर तो समझ में आ गया, लेकिन ये नॉन पोलर क्या है, तो इसको दिमाग में आप क्वेश्चन बनाए रखो कि हाँ भाई नॉन पोलर क्या होता है। इसको हम बाद में डील करेंगे, कार्बन वाला चैप्टर आएगा ना एक, तो उसमें डील करेंगे कि यार नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है, फिर हम वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि वाटर इज़ ए पोलर सॉल्वेंट और इसमें पोलर मॉलिक्यूल आपके घुल सकते हैं जनरली, ठीक है। और क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा चलिए सुन लेते हैं कि नॉन पोलर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अब बोला वाटर में ऑयल डाल दो, वाटर में अगर ऑयल डालते हो क्या वो सॉल्युबल होता है, तो ये मान लीजिए वाटर है, वाटर में अगर आपने ऑयल डाला, किसी चीज़ का भी ऑयल डाला, क्या वो सॉल्युबल होता है, आप क्या देखते हो ऊपर वो जम जाता है, ऊपर, ठीक है ना, वो नीचे सॉल्युबल होता ही नहीं है, इसमें मिलता नहीं है, ऊपर अलग से दिख जाता है। तो ये ऑयल जो होता है ये आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया कि नॉन पोलर कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑयल एक नॉन पोलर होता है और वाटर आपका एक पोलर होता है और इसमें सॉल्युबल नहीं होता है। तो आपको इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व इन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए एक छोटा सी लाइन याद कर लेते हैं हम लोग, क्या, लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब जो जैसा है उसी में घुलेगा। ओके, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस रिप्रेजेंटेशन से आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। This equation is more informative because it tells us the physical states of the various substances involved in it. It tells us that zinc is in the solid state, sulfuric acid is in the form of an aqueous solution. Zinc sulfate is also an aqueous solution, but hydrogen gas is in gaseous state. बात आ रही समझ में? तो इन सम केसेस एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, तो आप देखोगे किसी किसी केस में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, दोबारा से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला समझ में आता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, AQ का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये वाटर में है ये, ठीक है, पूरा जो सॉल्यूशन है। इसको आपने CO2 गैस इसमें पास कराया, तो हम लोगों ने देखा था एक दिन कि ये मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें आपने किसी गैस से, एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर से गैस पास कराया। जब ये आप काम करते हो तो आपका क्या बनता है, आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब आप कहोगे यार ये भी तो एक्वस, ये भी तो पानी में है, अभी भी देखिए आपके सिस्टम में अभी भी पानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बोला, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐसे बोलता है और इसने ये काम किया है एक्वस, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे वाटर ही वाटर है, वाटर है, बहुत सारा वाटर है, ठीक है। एक्वस बोला तो बहुत सारा वाटर है, ये बात आ गई समझ में। जब वाटर है और जब इसमें CO2 डालते हैं तो CO2 डालने के बाद क्या बनता है, ये पूरा ख़त्म हो जाता है, ये पूरा ख़त्म हो जाता है और हमारे पास क्या बनना हुआ मिलता है आपको, CO3 प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन से ये H2O एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल जो मैंने डॉट डॉट बनाया ये तो है ही। जब ये रिएक्शन जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर साथ में क्या बनता है, वाटर। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर मिल रहा है, हमारे पास पहले भी वाटर था, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले से भी वाटर था। उस वाटर में जब ये रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में आपका एक प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, तो और भी पानी आ गया है ना। अब होता क्या है कि इसमें जो ये CaCO3 बना है, CaCO3 जो आपका एक प्रोडक्ट है बना है, अब इसको आप सॉलिड क्यों कह रहे हो, जैसे पहले वाले में किया था जिंक सल्फेट था, तो इस तरीके से मैंने लिखा था, तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, जिंक सल्फेट कैल्शियम और कार्बोनेट के लिए आप ऐसे लिखते हो, तो ये भी तो आयन के फॉर्म में हो जाएगा, ये भी तो मतलब इसके चारों तरफ वाटर घेर लेगा और ये भी सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो जो सॉल्युबिलिटी थी उसकी, क्या नाम है, जिंक सल्फेट की, वो नॉर्मल कंडीशन में थी, ठीक है। मैंने वर्ड यूज़ किया था वहाँ पे, एक नॉर्मल कंडीशन, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। लेकिन यहाँ पर नहीं होता ये काम, ठीक है। तो और कुछ पैरामीटर भी होते हैं जिसके बेस पे सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है, बात आ रही समझ में, ठीक है। वो एक पैरामीटर था लाइक डिजोल्व लाइक, ये बात आ गई समझ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि ये भी ऐसे अलग हो जाए, ये भी आयन के फॉर्म में आ जाए और इसके चारों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल इसको घेर ले। मान लीजिए कि ये कैल्शियम है और ये आपका कार्बोनेट है, तो इसके चारों तरफ कौन घेर ले, वाटर ऐसे ऐसे इसको सर्कल कर ले, तो ये कह देंगे कि सॉल्युबल हो गया। तो ऐसा इसमें क्यों नहीं होता। अच्छा मान लीजिए आपका ये कैटायन है और ये वाला कौन सा है, एनायन है। अच्छा तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ऐसे घेर लेता और ये भी सॉल्युबल हो जाता। तो ये क्या बोल रहा है, इनसॉल्युबल है, तो सॉलिड फॉर्म में आता है, ये PPT की फॉर्म में नीचे जम जाता है, नीचे ऐसे जम जाता है, ये वाटर में ऐसे घुला नहीं रहता है। ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी तो ऐसे सॉल्युबल हो सकता था। तो मैंने वर्ड यूज़ किया था पहले वाले में कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब लेकिन अब ये डिपेंड करता है हर एक आपके उस पे क्या नाम है, सॉल्ट पे, कि वो कितना सॉल्युबल है, बात आ रही समझ में। तो ये इनसॉल्युबल है आपका, ये आपको ये याद रखना, ये फैक्ट है और कुछ नहीं है, ये फैक्ट है। और ये फैक्ट बना ही ऐसा क्यों फैक्ट है, तो इसके पीछे कहानी है जो कि अभी आपको नहीं सुननी है, बस आपको ये याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका PPT के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, वर्ड यूज़ किया मैंने, बोला स्पैरिंगली सॉल्युबल है, रेडली सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। जिंक सल्फेट आपका सॉल्युबल था, लेकिन आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, ठीक है। इतना सॉल्युबल, ये इतना ईजिली नहीं टूटता है, छोटे में बस आप ये याद रख लीजिए कि ये इतना ईजिली, ये जो सल्फेट जो मैंने पानी में डाला, ठीक है, ये जैसे पानी में डाला तो ये अलग अलग हो गए मान लो,
तो ये अलग अलग जो हो गए ये इतना आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। चलो एक और चीज़ बात कर ही लेते हैं। मान लीजिए कि ये जिंक सल्फेट था और ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। अब जब मैंने इसको पानी में डाला, ठीक है, मैंने एरो मैंने ये दिखाया है, कोई रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्या कि जब इसको पानी में डालने के बाद ये टूट जाता है Zn+2 में और ये टूट जाता है सल्फेट में, क्लियर है। ये टूट जाता है कैल्शियम+2 में और ये टूट जाता है CO3 में, ठीक है। अब देखिए ये जो टूटने वाली जो प्रक्रिया है, अगर टूटने की प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस हो जाए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था कोई बॉन्ड टूटेगा या बनेगा वो डिपेंड करता है ना कि भैया कितना मतलब फिजिबल है। अगर ये स्पॉन्टेनियस अपने आप मतलब टूट जाए, ज़्यादा एनर्जी खर्च ना हो तो ईजिली टूट जाएगा। इस केस में भी अगर ऐसा हो तो ये भी ईजिली टूट जाएगा, लेकिन इस केस में कुछ ज़्यादा एनर्जी लगती है तो इसलिए टूट नहीं पाता। ये एक्सप्लेनेशन है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा आपको याद रखना है कि भैया ये जो है ये फिजिबल नहीं है, टूटता नहीं है और इसलिए आपका ये काम हो नहीं पाता है सोलिबिलिटी, इसलिए इसके चारों तरफ वाटर ऐसे घेर नहीं पाता है इसको, ठीक है। और इसको घेर लेता है क्योंकि ये टूट जाता है। बात आ रही समझ में? ऐसे कुछ एक एनालॉजी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शादी का माहौल है, जैसे एंटर होते हैं ना हम लोग, यहाँ से मान लीजिए एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे एक कपल है कैम आ रहा है, तो जो यहाँ पे जो बारातियों का स्वागत जो करते हैं लोग, ठीक है, जैसे एंटर होता है तो जो लेडीज़ होती हैं तो वो लेडीज़ को ले जाती हैं और जो जेंट्स होता है वो उसको ले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो एंटर कर रहे हैं वो कोई कपल वपल नहीं है, मतलब कोई बड़े आदमी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है। अब वो जब एंटर होंगे तो ये जो लेडीज़ हैं और ये जो आपके जेंट्स हैं यहाँ पर जो एंटर के लिए मतलब जो एंट्री के दौरान स्वागत कर रहे हैं, तो ये या तो इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे, यही हो सकता है, या फिर इन पे डिपेंड ही ना करे। और ये जो मैंने ये लेडीज़ और जेंट्स बनाए बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल है, समझ में आ रही बात, वाटर मॉलिक्यूल है। तो मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का, अब मैंने बोला था कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव वाला पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए पहले ये कपल थे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये जब एंटर होते हैं तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि वाटर पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सीधा आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये जो वाटर है ये खींच नहीं पाएंगे इन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। बात आ रही समझ में? अगर साथ साथ रहेंगे तो टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो सॉल्युबल कैसे होंगे? बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो अब तक हम लोगों ने जो बात की है, क्या बात की है कि यार पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करता है, लेकिन अगर कंडीशन फिजिबल है तो, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के केस में हम लोगों ने देखा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं टूट पाता है तो जो वाटर के जो पोलर साइड हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, उसको कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते ही हैं, ठीक है। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एग्जांपल याद रखना ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड एज अ सॉलिड प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट, सो इट्स फिजिकल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एस। इसीलिए आप यहाँ पे एस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में नहीं आया है, सॉल्यूशन नहीं बना, ये इनसॉल्युबल है। ओके, प्लीज़ नोट दैट द वर्ड प्रेसिपिटेट इज़ रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एज पीपीटी। तो इसलिए अपना पीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, आप पूरा ये ना लिखने की वजह क्या लिख सकते हैं, पीपीटी। सिंस वाटर इज अ लिक्विड इट्स फिजिकल स्टेट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द सिंबल एल। और वाटर आपका किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसलिए आपको जनरली, अब जैसे कि वाटर आपका सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आपका आइस है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो भी यहाँ पे जो वाटर बनता है वो किस स्टेट में बनता है, आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यू मत लिख देना, ठीक है। और जो ए क्यू होता है वो एक्वस, जो आपने सुना होगा, एक्वेरियम सुना होगा, तो वहाँ से आया हुआ है ये, ठीक है। जैसे कि इसमें मछली होती है ना, एक शीशे का गिलास होता है इसमें, तो बहुत सारी इसमें मछलियाँ होती है, तो वहाँ से उसको बोलते हैं एक्वेरियम, तो वहीं से वर्ड आया एक्वस। ओके, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन इस तरीके से आप लोग इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो
तो चलिए अब सेकंड बात कर लेते हैं, टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। तो हम लोगों ने देखा कि दो तरह के इक्वेशन आपके होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में आप हीट देते हैं जिससे वो रिएक्शन प्रोसीड करे, और एक्सोथर्मिक में आपका हीट रिलीज़ होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये बातें भी अगर आप ऐड कर दे उस केमिकल इक्वेशन में, ऐड कर दे कि भैया हीट निकल रहा है या फिर देना पड़ रहा है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपके पास दो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, अच्छा ठीक है, दो एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, दो ही एग्जांपल दे रखे हैं। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं हीट चेंज के बेस पे आपके रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हीट रिलीज होता है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कार्बन burn in oxygen to form carbon dioxide, a lot of heat is produced in this reaction, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। अच्छा, जो पहले वाली जो बातें थे, स्टेट अगर शो करे तो कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपका गैसीय स्टेट में है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो गैसीय स्टेट में और हीट निकलती है। तो ये तो काम आपको पता चल गया कि हाँ इसमें एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, हीट, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है। तो ये बात जो आपने लिखा है ना, तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप यहीं तक लिख दें तो ये भी ठीक था, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि हीट है कि नहीं हीट है, हीट निकल रहा है या फिर देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये लिख देते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भैया इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। आगे चलिए, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एमसीक्यू टाइप से आएगा कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, बिकॉज हीट इज़ इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ इंडिकेटेड बाय द राइटिंग, या तो हीट लिख दीजिए या फिर हीट एनर्जी लिख दीजिए या फिर एनर्जी लिख दिए ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए प्रोडक्ट साइड में लिखना है, यानी आपने रिएक्टेंट साइड में लिख दिया। बात आ रही समझ? ओके, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा चलिए छोड़िए उसको, आगे देखिए। सो whenever we are told that a particular reaction is an exothermic reaction, we should at once write plus heat और plus energy और just energy on the right hand side, ठीक है। अगर किसी ने बोला है कि पर्टिकुलर रिएक्शन अगर आपको दिया जाए, ठीक है, अगर पर्टिकुलर रिएक्शन किसी ने बोला है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको बताया गया ये बात, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या ऐड करना है उसमें, प्लस हीट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करना है, आपको करना है, ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश की जा रही है, क्या, नेचुरल गैस इज़ मेनली मीथेन। आपको ये पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन देखिए, ये तो वर्ड में अपने लिखा मीथेन, और CH4 क्या आता है आपका, मीथेन का फॉर्मूला आता है। आपको ये क्या करना है, याद करना है। अच्छा सॉरी, जो व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब देखिए CH4 ये किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो CO2 बनता है और H2 निकलता है, ठीक है। जो पहले वाली बात अगर रिवाइज करें तो यहाँ पे देखिए मीथेन गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है किस फॉर्म में है, गैसीय स्टेट में। अब देखिए वाटर के लिए देखिए, क्या यहाँ पे L नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे L लिख देते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, फ़िलहाल थोड़ा सा बैक करते हैं क्या। तो यहाँ पर मीथेन आपका गैसीय स्टेट में है, ठीक है, नेचुरल गैस, और ऑक्सीजन तो आपका गैसीय स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसमें क्या निकलता है आपका, हीट निकलता है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं वाटर, तो वाटर के लिए गैस यूज़ करें कि लिक्विड यूज़ करें, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जब रिएक्शन होता है तो इसमें जो आपका वाटर जैसे निकलता है ना, वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है। अब वेपर फॉर्म का मतलब क्या, मैंने बोल दिया ऐसा क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म में निकल जाता है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने पेट्रोल देखा हो तो पेट्रोल को अगर थाली में रख दो तो वो उड़ जाता है। ये मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब ये वोलाटाइल होता है, क्या होता है, वोलाटाइल,
ये उड़नशील है, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, ये उड़ने वाला होता है या फिर वोलाटाइल होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। बात आ रही समझ में, वेपराइज हो जाता है। अच्छा, लेकिन इतने ही वाटर को उसी थाली में रखा जाए, सॉरी यहाँ पे पेट्रोल था, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर। अगर इस वाटर को रखें तो ये इतने जल्दी नहीं उड़ पाएगा, ठीक है। अगर पेट्रोल आपने रखा ना यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 20-30 मिनट में गायब ही हो जाएगा, 20-30 मिनट भी नहीं लगेंगे शायद, लेकिन वाटर तो बहुत देर तक रह जाएगा। तो वाटर ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है पेट्रोल के कंपैरिजन में, पेट्रोल ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब ऐसा क्यों कि भैया पेट्रोल तो जल्दी उड़ जाता है, वाटर जल्दी नहीं उड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये समझना है, इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो वाटर जो होता है और जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए उड़ाने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए, और वाटर को आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उड़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब ये रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन, तो इसमें पहले से हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये हीट सफिशेंट है टू वेपराइज इट ना। बता रही समझे, ये हीट इतना सफिशेंट होता है ना, या फिर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बता रही समझ में, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों के तीनों गैस हैं, मतलब 2 गैस यहाँ पर हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी गैस बनता है। अब जो ये लिक्विड है तो इसके पास इतना सफिशेंट एनर्जी होता है कि ये वेपराइज हो जाए। तो वेपराइज हो जाए तो देखिए आपके पास अगर वाटर सॉलिड स्टेट में होता है तो आइस फॉर्म में होता है, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके बाद गैस फॉर्म में आता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास, सॉलिड के पास सबसे कम, गैस के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी होती है कि जिसकी वजह से क्या होता है, ये वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो उतनी एनर्जी इसको सफिशेंटली, मतलब उतना इसको एनर्जी मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म में आ जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है। बस इतने एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या छूट जाता है हमारा, उसको भी देख लेंगे। ओके, रीड करते हैं आगे। तो द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, प्लीज़ नोट दैट ऑल द कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको याद रखना, जितने भी जलाने वाले आप काम करते हैं ना वो सब कैसे रिएक्शन होते हैं, जलाने वाले मतलब जो कंबशन करे, जिसमें कंबशन हो, ठीक है। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे कोई ईंधन अगर आपने जलाया, वुड हो गया, कोल हो गया, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह, जितने भी आप चीज़ों को जलाएंगे वो क्या होंगे, आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। इवन द कंबशन ऑफ फूड, जैसे खाना, जैसे ग्लूकोज वगैरह, जैसे खाना आपने खाया, ठीक है। अब जब खाना जो भी खाया वो अब सेल में जाता है, और जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक रिएक्शन जो यहाँ पर है उसके लिए देख सकते हैं आप, ये देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन आपने इनटेक किया तो CO2 बना, H2 बना, और साथ में क्या बनते हैं, एनर्जी मिलती है। तभी तो कहते हैं खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं। तो CO2 तो आप बाहर निकाल देते हो। वाटर आपका होता ही है, लिक्विड होता है 70% के आसपास आपके बॉडी में फ्लूइड होता है शायद, है ना। और बाकी जो बचा एनर्जी, उसी तो आप काम करते हो, है ना। बोलना, देखना, सोचना, सब एनर्जी यूज़ होती है हर एक में। ATP सुना होगा आप लोगों ने, ATP बनता है, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में, ATP क्या है, करेंसी है, ठीक है। क्या है, करेंसी है, पैसा है, जिसको आपको यूज़ करना है। आपने बोला तो ATP यूज़ हुआ, आपने देखा तो ATP यूज़ हुआ, आपने कुछ सोचा तो ATP यूज़ हुआ, समझ में आ रही है। तो ये बहुत सारा पैसा आपको ये रिएक्शन होने के बाद यहाँ मिलता है, एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, ATP की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करते हो, ओके। तो दोबारा से, इवन द कंबशन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज़ डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। तो नीचे दे रखा है क्या, वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हो उससे एनर्जी हमें मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन करते हो
फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो भी खाना खाते हो वो क्या होता है, छोटे छोटे मतलब सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फूड लाइक चपाती, जो भी आपने यूज़ किया, रोटी वगैरह जो खाते हो, ब्रेड, राइस, पोटैटोज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कंटेन मेनली स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होता है इनके पास, कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये रोटी लिया, रोटी जो होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है आपका, कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट ये मतलब जो भी है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऐसे है। अब देखिए आपका ये रोटी है, ये रोटी है आपकी, रोटी को आपने इतना तोड़ा, इतना छोटा छोटा किया, इतना छोटा छोटा, लाख पार्ट कर लिए इसके। मैंने जो वर्ड बोला ना 1000 पार्ट, चलो मान लो 1000 पार्ट किए, 10,000 पार्ट किए, तो बहुत छोटा पार्ट जो है वो मान लीजिए कि एक छोटा पार्ट, ये जो मैंने डॉट बनाया जिस पे सर्कल किया, वो ये है पूरा, ठीक है, ये है पूरा। दोबारा से ये रोटी है, रोटी को मैंने बहुत सारे पार्ट किए तो मेरे को एक ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को और मैग्नीफाई करता हूँ तो मेरे को ये दिखता है, मैग्नीफाई करने के बाद दिखता है, इसमें छोटी छोटी सी नली रहती है। अब ये जो एक जो यूनिट है, ध्यान से सुनिए, जो एक यूनिट है इसे बोल रहे हैं क्या, ग्लूकोज, क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। उसी को आपको तोड़ना है। तो ये तो ठीक है, रोटी खाया, उसको तोड़ा, तो ऐसे ऐसे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट, अब ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसका भी ऐसा ही होगा, बात आ रही समझ में। तो ये एक जो आपका ये जो गोल गोल जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सर्कल किया है जो मैंने, कलर चेंज कर देते हैं, ये क्या है आपका, ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिल के आपका, ठीक है, इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। ऐसे याद करना, ये सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 6 चैप्टर है शायद, उसमें बात करेंगे। ओके, फिलहाल इतना याद रखना है, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। इसी को आपको जलाना है। तो ये जो काम होता है ये मैकेनिकल होता है, तोड़ने वाला काम तो मैकेनिकल होता है ना, तोड़ दिया। केमिकल वाला काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जो ये ग्लूकोज जो मैंने बनाया था ऐसे, ये वाला एक के साथ ये होगा, दूसरे के साथ भी ये होगा, तो रिएक्शन होते जाएगा और आपका एनर्जी मिलते जाएगा। ओके, तो ये काम होता है। तो वी नीड, अच्छा तो यहाँ तक तो हो गया था। ओके, आगे देखिए। तो दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और ये इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही बात किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बात किया था, ठीक है। तो उसको देख सकते हैं आप। ओके, इन एडिशन टू अदर फंक्शन दिस एनर्जी मेंटेन आवर बॉडी हीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आपका एनर्जी है वो क्या करता है, बॉडी की हीट को भी मेंटेन करता है। आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है रफली, है ना। तो इसी पे रहती है हमेशा, इसी पे आपका बेस्ट वर्क करेगा। बेस्ट वर्क करने का मतलब ये कि मान लीजिए आपने सर्दी है, तो सर्दी में तो आपका टेम्परेचर कम होगा, तो आपकी बॉडी कोशिश क्या करेगी, मान लीजिए आपका सर्दी में टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, वातावरण का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, तो आपकी बॉडी हीट रिलीज निकालेगी। दोबारा से गिच पिच हो गया थोड़ा। 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, और आपकी बॉडी भी ठंडी होती जाएगी। तो आपकी बॉडी की कोशिश क्या रहेगी कि आप ये टेम्परेचर दोबारा से गेन करें। तो आप काँपने लगेंगे, शिवरिंग करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गर्मी होती है तो मान लीजिए 40 हो गया, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी क्या करती है, वाटर निकालती है, फिर आता है कूलिंग वाला प्रोसेस, स्वेटिंग होती है ना, ठीक है। तो आपकी बॉडी हमेशा इस टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। तो इस बॉडी अब ये भी टेम्परेचर है, ये भी तो एक टेम्परेचर है ना। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हीट चाहिए, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को भी आपका मेंटेन करती है, ठीक है। दोबारा से क्या बोला मैंने, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल। और अगर वातावरण का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इतना हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इसी टेम्परेचर को गेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो इतना कम है, तो आप काँपने लग जाते हो, ठीक है, या फिर कुछ और करने लग जाते हो, आग सेकते हो, कुछ भी करते हो। लेकिन आपकी बॉडी कोशिश करती है कि यही टेम्परेचर आपका गेन हो। अगर ये होता है
गर्मियों के टाइम तो आपकी बॉडी क्या चीज़ करती है, कूलिंग रहे, ठीक है। तो जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, अब टेम्परेचर है तो हीट है तो हीट के लिए एनर्जी होगा, और एनर्जी कहाँ से लाओगे, ग्लूकोज, खाना वाना जो भी खाते हो उससे ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा या फिर जो भी होगा टूटेगा, कंबशन होगा तो एनर्जी निकलेगी तो हीट होगा, और हीट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ओके, तो इस तरीके से इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि रेस्पिरेशन वाले जो रिएक्शन है, ये जो रेस्पिरेशन का जो पूरा फंडा है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज़ हो रही है। बात आ रही समझ में? ओके, ठीक है, चलिए। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज शोन बाय द अबव इक्वेशन। तो हम लोगों ने ऊपर देखा क्योंकि हम लोगों ने हीट वर्ड यूज़ किया, एनर्जी वर्ड यूज़ किया, किस में, प्रोडक्ट में। तो द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो हम लोगों ने किया था मैग्नीशियम प्लस O2, तो क्या बनता था, MgO। अगर इसको बैलेंस करूँ तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये सॉलिड, ये गैस, और ये सॉलिड, क्योंकि ये ऐश फॉर्म में राख बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके, और यहाँ पे भी क्या लगाना चाहिए मेरे को, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी, अगर ये सारी बातें अगर मैं लिख देता हूँ तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने यहीं तक बात की थी, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हुए तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आ गया, हाँ, द बर्निंग ऑफ, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइट एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी, फॉर एग्जांपल किसी में लाइट निकल, अब फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज लेता हूँ, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या आपके पेट से लाइट आती है क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा ना, बात आ रही समझ में, तो ऐसा तो नहीं होता होगा। तो किसी किसी में लाइट आ जाता है, किसी किसी में हीट रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, किसी किसी में साउंड भी आ सकता है, साउंड भी तो एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है ना, बात आ रही समझ में। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी। एनर्जी बोला है तो एनर्जी के फॉर्म अलग अलग होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अभी अलग अलग एनर्जी है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसके बारे में हम लोग ना किसी और चैप्टर में और अच्छी तरह डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, वेजिटेबल मैटर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, सेकंड क्या है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ ऑब्जर्व्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात किया, एग्जांपल भी देखिए बहुत सारे। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 3,000। अब देखिए ये जो टेम्परेचर है, देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन फॉर एग्जांपल मैंने 25 डिग्री सेल्सियस बोला, ठीक है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर की बात हो गई। अब ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो दोबारा से, फॉर एग्जांपल व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, अब इन दोनों का रिएक्शन हो नहीं रहा है। इन दोनों को रिएक्शन के लिए आप देख रहे हो कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये काम करवाना पड़ रहा है, मतलब हीट देना पड़ रहा है। अब ये प्रोडक्ट में मैंने हीट लगाया कि रिएक्टेंट में मैंने नहीं लगाया, बुक वाले ने लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। इसके लिए इतनी एडवांस कंडीशन की आवश्यकता है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है, इतना ज़्यादा हीट की आवश्यकता है। बात आ रही समझे। तो ये आपने यहाँ पर शो किया है, और तब जाके ये रिएक्शन होता तो क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बात आ रही समझे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब आप कहोगे कि अब ऐसा क्यों होता है, तो मैंने याद है पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया कि नाइट्रोजन आपस में ना 3 बॉन्ड बनाए रखते हैं, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए रखते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहला क्या हमने क्या बात की थी कि नए बॉन्ड बनते हैं कब, जब पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो NO बनेगा, तभी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अभी तो ये अलग अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना।
तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है, और जब ये मिलेंगे कब, जब नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे, तभी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बनेंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतनी सारी एनर्जी लगानी पड़ रही है। 3000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे जब ये काम होगा तब जाके ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा मतलब बॉन्ड टूटेंगे फिर बॉन्ड बनेंगे। बात आ रही समझ? तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसमें हीट एनर्जी आपकी यूज़ हो रही है, इसीलिए क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है इतना? आगे देख लिए, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस वही जो हम लोगों ने एक्सोथर्मिक में रिएक्ट किया था, बस ये याद रखना, बस रिएक्टेंट में यूज़ करना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आपने पहले यूज़ किया ना, प्रोडक्ट में तो नहीं, आपने प्रोडक्ट में तो आपको हीट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये एनर्जी आपकी मिलेगी, सॉरी यूज़ होगी, और बाद में ये जो बनेगा ना प्रोडक्ट के बाद, तो ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ओके, बात सुनिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो आगे देखिए क्या है, द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। तो ये मोटर व्हीकल में होता है आपका ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन बताने की कोशिश की कि कहाँ हो रहा है। ओके, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। अगर ये मान लीजिए बॉक्स है, ये जुड़ा हुआ है इससे, तो इसको तोड़ना मतलब इसको डिकम्पोज करना, अलग अलग करना है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बात आ रही समझ? तो ये जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, मतलब तोड़ने वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं, उसमें आपका हीट यूज़ होता है, एंडोथर्मिक होता है वो, ठीक है, एंडोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक होता है तो हीट जो कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, रिएक्टेंट की साइड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो हम लोग स्टार्टिंग से एग्जांपल लेते आ रहे हैं। तो इसमें मैं ऐसे लिखता था कैल्शियम कार्बोनेट, और एरो के ऊपर ऐसे लगाता था हीट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है, जो भी दिख रखा है बुक में। ओके, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, और इनके स्टेट को भी थोड़ा ध्यान देखिए। ये सॉलिड होता है, और ये जो कैसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड भी होता है, और गैस कैसे मतलब CO2 क्या होता है, गैस स्टेट में होता है, ठीक है। तो स्टेट भी लिख दिया, हीट भी लिख दिया, तो इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। ओके, तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, और कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो वो भी क्या है, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना, इसको आपको दिमाग में रख लेना है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ओके, डिकम्पोजिशन, अब देखो डिकम्पोजिशन का मतलब देखिए, यहाँ पे एक रिएक्टेंट था, आपके कितने बने प्रोडक्ट, 2 बने प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये टूट गया, और टूटने के बाद अलग अलग चीज़ें बनी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, ठीक है। तो यही तो होता है ना केमिकल रिएक्शन में, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तभी तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, आगे देखिए हाँ, ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन। आगे क्या है, फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल दे रहा है, पहला क्या था डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा, अगर इसमें दे रखा होगा तो देख लेते हैं, बनाना ही पड़ेगा। चलिए ये रहा, नहीं दे रखा, कोई नहीं। जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हो और वाटर होता है आपके पास, ठीक है। जब ये काम होता है तो एनर्जी यूज़ होती है, लाइट एनर्जी यूज़ होती है, इसलिए एरो के ऊपर लिखा। तो जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर एरो के ऊपर लिखा था, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये लाइट एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो क्या बनता है आपका ग्लूकोज वगैरह जो भी बनता है C6H12O6, ठीक है, प्लस में O2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ बनता है। तो आपको ये पता है कि ये CO2 गैस फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। और ये जो ये बनता है ग्लूकोज, एक्वस लिखोगे क्योंकि सॉल्यूशन बनता है वाटर में, ठीक है। और ये गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो क्या क्या हो गया, हमने स्टेट भी शो कर दिया,
ये जो स्टेट शो कर रहे हैं हम लोग। और क्या यूज़ किया हम लोगों ने, लाइट वगैरह की बात कर ली। और एक और कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन पर्टिकुलर कंडीशन में होती है। कौन सी? क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल। तो इस एरो के नीचे आप ये भी लिख सकते हो क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल लिख दिया, तो मतलब ये पत्तियों के क्लोरोफिल में रिएक्शन होने वाली है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, जो कि एक्वस स्टेट में है। और ऑक्सीजन आपका रिलीज होता है जो कि गैसीय स्टेट में। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटो द्वारा सिंथेसिस एक रिएक्शन, ठीक है। फोटो मतलब लाइट होती है, पता है ना, फोटो मतलब लाइट। ओके, तो ये क्या है, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। ओके, तो देख लेते क्या क्या है। दिस रिएक्शन दोबारा से, दिस इज़ बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चैप्टर आएंगे उसमें और क्लियर करेंगे यार इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब, ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ठीक है। लाइसिस मतलब टूटना, मतलब बिजली से आप वाटर को तोड़ोगे। मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपका बीकर है, ये बीकर में 2 रोड लगा दिए। रोड मतलब ये कुछ नहीं है, वायर है, लोहे का, मतलब मेटल हो, कोई मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या भरा पड़ा है, वाटर भरा पड़ा है। आप यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, ठीक है। नॉर्मली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पूरी डिटेल में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन पे क्या होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं एनोड, जहाँ रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। आपको ये टर्म अभी पता ही नहीं होगा क्योंकि आप 10th में अभी भी गए हो, या फिर 9th में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बस यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ, आपके पास एक बीकर है, बीकर में पानी है, पानी में हम लोगों ने 2 रोड लगाए हैं। रोड मतलब कोई मेटल है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी यूज़ किया। बैटरी में आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जो बड़ा वाला होता है, सिंबल हम बनाते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता है, ओके। जब ये आप करते हो तो इसमें पानी होता है, तो बैटरी की वजह से क्या होता है आपका, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी वाली जो बैटरी आपने यूज़ किया, इसमें क्या एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से आपने जो भी यहाँ पे पानी होता है, इसमें जो पानी होता है वो पानी टूट जाता है और किस फॉर्म में आ जाता है, H2 और O2 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो बिजली की वजह से आपने लाइसिस कर दिया, मतलब तोड़ दिया। बात आ रही समझ में? तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो क्या क्या बन रहा है आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इज एन आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडो मतलब इसमें एनर्जी यूज़ हो रहा है। किस तरह की एनर्जी यूज़ हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। पहले वाले फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, फोटो मतलब लाइट वाली एनर्जी यूज़ हो रही थी। ओके, तो दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट एनर्जी कैन बी गिवन आउट और ऑब्जर्व इन अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब डिस्कशन से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया कि जो एनर्जी है वो ऑब्जर्व भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, और किस किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, तो तीसरा पॉइंट देखिए जो कि कंडीशन के बारे में है कि कंडीशन अगर इंडिकेट करते हैं किसी रिएक्शन में तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर ली, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल देखना चाहते हैं जिसे आपको याद करना है, ठीक है। हर एक में हम लोगों को ये बातें तो लिखनी है, ठीक है, हर एक एग्जांपल में कंडीशन, स्टेट और हीट के बारे में, ठीक है। अगर नहीं है हीट तो नहीं लिखना है, अगर हीट है तो लिखना है, ठीक है। ओके, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये देखिए, if heat is required for a reaction to take place, then the heat sign delta is put over the arrow of the equation। अब ये देखिए वही बात कह रहा है कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मैं बार बार ऐसे यूज़ कर रहा था CaCO3, तो आप यहाँ तो हीट लिख दिए, यहाँ पर चाहे तो हीट लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए एरो के ऊपर डेल्टा, इसे क्या बोलते हैं,
डेल्टा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ओके, दोबारा से, तो ये हो गया एरो इक्वेशन। ओके, इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ओ माय गॉड, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? देखिए कैटलिस्ट का क्या काम होता है। कैटलिस्ट आपके स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार को एक आदमी 2 दिन में करता है, ठीक है, एक आदमी 2 दिन में करता है, तो 2 दिन का टाइम लगा। मान लीजिए एक मशीन हमने उस आदमी को एक ऐसी मशीन दे दी जिससे वो दीवार आधे दिन में कर दे, ठीक है, तो वो मशीन किसकी तरह काम करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। टेक्निकली क्या बोलेंगे? वो कैटलिस्ट है। मशीन क्या हो जाएगा? एक तरह का कैटलिस्ट है। वो क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। किसकी स्पीड को? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट से बनाना है आपको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन स्लोली होती है, लेकिन अब इसमें मैंगनीज़ ऑक्साइड डाल देते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो मैंगनीज जो ऑक्साइड है ये आपका किसकी तरह काम करेगा? कहाँ गया? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब आप कहोगे यार प्रोडक्ट में मैंगनीज तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मतलब मैंगनीज का भी तो आना चाहिए ना। मैंगनीज आपने यूज़ कर लिया, तो एक बात बताइए, जब आप मशीन वगैरह यूज़ करते हो और दीवार जब बन जाती है तो क्या मशीन उसमें लगी रहती है? नहीं लगी रहती ना। वैसे ही कैटलिस्ट भी यहाँ पर है। क्या? कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाता है, उस रिएक्शन में मिल के कुछ प्रोडक्ट नहीं बना देता है, तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उसको बढ़ा देता है। अब मान लीजिए दीवार बना रहे तो इसमें ईंट ही जोड़ेंगे ना, ये थोड़े ना मशीन जोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। तो रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 2 आप लोगों को याद रखना है कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। 2 तरह के हो सकते हैं कैटलिस्ट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बात आ रही समझ? अच्छा, दूसरी बात कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसा स्टार्टिंग में आपने ऐड किया था ना, वैसा ही बाद में मिल भी जाएगा। आपने अगर स्टार्टिंग में मशीन चलाई वलाई सब काम हो गया, तो ये थोड़े ना मशीन ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मशीन वापस से रहती है आपकी। तो वही बात है यहाँ पर भी। तो कैटलिस्ट आपका स्पीड ऑफ इंक्रीज़ कर देता है, सॉरी स्पीड ऑफ इंक्रीज़ कह रहा हूँ, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज़ कर देता है। बात आ रही समझ में? चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या दे रखा है इसमें जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए अब तक। तो दोबारा से देख लेते हैं। इफ़ हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा यूज़ कर तो इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट देन द सिंबल ऑफ और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज रिटन अबोव और बिलो द एरो साइन, ठीक है। अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ किया तो ये बात आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही है, अगर आपने कोई काम करते हो उसमें आप ऐड करते हो ना कि हम लोगों ने ये यूज़ किया, ये ऐड किया, तब जाके ये चीज़ बनी है। तो वैसे ही हम लोगों को ये एरो के नीचे या ऊपर आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी, भैया कैटलिस्ट आपने यूज़ किया है, ऐसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए क्या है, दोबारा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो पोटेशियम क्लोरेट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज का देखिए फॉर्मूला ये होता है, ये मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम ये होता है। तो क्लियर रहे इन बातों में, ये मैंगनीज है, स्पेलिंग भी देख लीजिए, मैंगनीज है, ठीक है। मैंगनीज लिख देते हैं कुछ बच्चे, जिसमें मैं भी था। मैंगनीज ऐसे नहीं लिखना, मैंगनीज है, देखिए। ओके, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इट डिकम्पोज क्यों बोला? क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक रिएक्टेंट है। अब ये मत कहना यहाँ पे 2 हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पोटेशियम क्लोरेट की। तो किस में कन्वर्ट कर देता है? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो डिकम्पोजिशन है। ओके, ये बात हो गई। तो here delta stand for the heat and MnO2 is a catalyst, so the above equation show the condition under which the reaction takes place, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रहा है, क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, हीट निकल रही है या फिर दी जा रही है। द कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस कैन आल्सो बी इंडिकेटेड इन एन इक्वेशन बाय राइटिंग देयर वैल्यू अबोव और बिलो द एरो साइन इन द इक्वेशन। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन के बारे में बात, हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस में हम क्लोरोफिल यूज़ किया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि MnO2 कैटलिस्ट यूज़ किया, तो कैटलिस्ट भी लिखो, ठीक है।
जिससे कंडीशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट यूज़ करो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करो, अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है तो वो लिख दो। तो ये जो कंडीशन है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं, तो वो इक्वेशन जो होता है वो ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो इसी चीज़ों को लेकर, प्रेशर को लेकर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ये, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाता है आपका कोबाल्ट का सिंबल, ठीक है। ये आप गड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे कर देते हैं जो कि गलत है। आपको कैसे लिखना है, कैपिटल C कैपिटल O, ओके। ये बात तो होगी जो कि आपको आती थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्या बोलता है, मेथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है। आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, मेथेनॉल। तो देखिए एरो बनाया हुआ है, ये ATM क्या होता है, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक, एक मिनट, ये जो 300 दे रखा है 300, और ATM, तो ATM जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग बोलते हैं ना ATM। तो ये प्रेशर की यूनिट है, क्या है, यूनिट है किस चीज़ की, प्रेशर की यूनिट। जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम लीटर वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे प्रेशर अगर कोई नाप रहा है तो प्रेशर के लिए क्या है, ATM, पास्कल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर को डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स के लिए आप न्यूटन यूज़ करते हो, न्यूटन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पास, प्रेशर इज़ ए फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डिपेंड करता है कि आपने ये न्यूटन लिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डाइन लिया तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब तो हमें आता होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रेशर के लिए आपने क्या यूज़ किया है, ATM, तो ये यूनिट है प्रेशर की। तो एक कंडीशन को शो कर दिया, और ये टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस पे। और देखिए यहाँ पर दो चीज़ें और ऐड कर रखे हैं, तो ये कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। तो देख रहे हो, अब तुम कहोगे यार यहाँ पे भी प्लस लगाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैटलिस्ट है, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो मशीनें भी तो यूज़ कर सकते हो आप, पेचकस यूज़ कर लिया, स्क्रू ड्राइवर हुआ, या फिर जो भी कुछ करते हो आप, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो ना, तो ये यूज़ कर सकते हैं, लिख दिया। हम लोगों को बस इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो इसमें सारी चीज़ें यार, गैस फॉर्म में है कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस फॉर्म में है हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बनता है आपका लिक्विड फॉर्म में जिसे बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक है, या फिर मिथाइल अल्कोहल। अगर आपको ये नाम याद नहीं आ रहा मिथेनॉल, तो आपको ये याद है ना, इसे बोलते हैं मीथेन। इसमें देखिए 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 3 कार्बन है। तो यहाँ तक तो मिथ तो याद आ गया, ओल इसलिए लगा दिया, चलो याद करने के लिए, OH लगा हुआ ना एक्स्ट्रा, OH, ओल, तो इसको ऐसे याद कर लेना कि ये ओल यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी OH आ जाएगा उसको बोलते हैं ओल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का OH के लिए मत बोल देना कोल, ऐसे करके मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैंने क्या बोला, मिथेनॉल बोला है, तो ये तो आपका मिथेन होता है, मैंने बोला मिथेनॉल। तो यहाँ पे देखो मिथ वर्ड तो यहीं से आएगा, मिथ का मतलब होता है एक, बस ये याद कर लीजिए, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। और इथ मतलब 2, क्या होता है, इथ मतलब 2। चलिए दोनों में डिफरेंस बताते हैं। मान लीजिए CH3 CH2OH ऐसे लिखा हुआ है। अब ये सब क्या बना रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड को शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बॉन्ड को शो नहीं करता, ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH2OH ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, या फिर CH3OH, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज़ किया, इथ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल ये मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, बस सुन लीजिए, मिथ, ठीक है, एक कार्बन है तो मिथ। अब देखिए यहाँ पे ये जब आ जाए, OH आ जाए तो क्या बोलते हैं, ओल, अल्कोहल, दारू वगैरह जो होता है ना, वही यही होता है, अल्कोहल के लिए ओल यूज़ करते हैं, और सिंबल क्या होता है, OH। मैंने क्या बोला, बोलोगे अल्कोहल तो लिखते वक्त ओल यूज़ करोगे, सिंबल है OH, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बस ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मिथेनॉल है ना, ये आपको नाम याद हो जाए, ठीक है। तो मिथ, एक कार्बन, ओल, OH ऐसे लगा देना, OH, ठीक है। अब ये फ़िलहाल याद करने के लिए, और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत खपाना,
आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है, ठीक है। ओके तो एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इज़ मैन्युफैक्चर्ड, इसको बनाया जाता है फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, एंड हाइड्रोजन, द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब इसको दबाया जाता है, प्रेशर यूज़ किया ना, प्रेशर का मतलब क्या है, इसको दबाया गया होगा, कितने प्रेशर से, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर से। देन पास ओवर ए कैटलिस्ट, और इसको फिर कैटलिस्ट के थ्रू इसको पास किया जाता है, और वो कैटलिस्ट क्या है, जिंक ऑक्साइड, दिस इज योर जिंक ऑक्साइड, है ना। एंड क्रोमियम ऑक्साइड, क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, बता रही समझ, हीटेड टू द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, तो 300, ये सारी बातें लिख रखी है। तो ये एरो पे सारी चीज़ें लिख दी, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है ना। So the condition for this reaction to take place, a pressure 300 atmosphere pressure written as 300 atm, a temperature 300 degrees Celsius, and a catalyst which is a mixture of a zinc oxide and chromium oxide. Chromium के लिए Cr यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑक्साइड। we can now write down a chemical equation for the reaction involved in the production methanol along with condition as follows, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लोगे, कितनी बार बताऊँ, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार ये देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये क्या है, दिस इज़ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द पोटेशियम क्लोरेट। हाँ तो ठीक है, तो ये एक कैटलिस्ट होता है जिसे आप यूज़ करते हो, जो पहले वाली रिएक्शन थी ना ये वाली, तो इसमें जो मैंगनीज ऑक्साइड यूज़ कर रहे हो आप, जिसमें आप मैंगनीज ऑक्साइड ये यूज़ कर रहे हो, तो वो ये है, ये आपका, ठीक है, ये ओके, और तो कुछ नहीं छूटता ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। क्या नाम है, द ग्रीन प्लांट make food by photosynthesis. During photosynthesis, carbon dioxide combine with water in the presence of sunlight and the green pigment of a leaf called chlorophyll to make a food like glucose and oxygen give is out, ठीक है। The conditions for the reaction of photosynthesis to take place are the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। So we can write a chemical equation for the photosynthesis along with, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बात कर लिया था, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सनलाइट यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, ग्लूकोज, ये सब, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, ये ध्यान रखना आपको, स्टेट देखिए, एक्वस स्टेट में ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। तो ये लोग ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी कंडीशन चाहिए, जितने भी पैरामीटर हैं किसी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, वो हम लोगों ने बात किया है। हीट, स्टेट एंड कंडीशन, ये चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए, वो इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, और बैलेंस भी कर देना, ओके। तो अब हम लैक कह रहा हूँ, अब हमको क्या देखना है, हाँ तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जितने भी अब तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, MCQ टाइप के जितना भी होगा, इस बुक में जो भी गिवन है, ये बुक मंजीत कौर के नाम से बुक है, ठीक है। NCERT का सारा सिलेबस इसमें है, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है।